अब चलते हैं अपने अगले मेहमान के पास, जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनके भी टीचर रहे होंगे। उमेश जी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अजीत जी। अजीत मिश्रा जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के। और अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो पर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे लगता है कि शायद आप सुन रहे होंगे क्योंकि आप बैक रूम में थे, कि हमारे साथ में उमेश शर्मा जी जुड़े थे। मुझे नहीं पता कि आपने कभी सामने उनको देखा या आपके सामने उनका कुछ वो रहा, कोई आपका इंटरेक्शन रहा, लेकिन वो उन्होंने भी अपने सफर की शुरुआत रेलिगेयर से करी थी, जहां पे आप वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च हैं आज की तारीख में। तो आजकल वो सिखाते हैं और खासकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को सिखाते हैं टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ना और रीड करना। शुक्रिया लवली जी देखिए, उस टाइम पे मैं रेलिगेयर में नहीं था। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी रेलिगेयर में 2010 के बाद। आई गेस उमेश का जो जर्नी था वो शायद 2008-9 के अराउंड पे थे वो। तो बट यस, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम पे जो सेल्फ लर्निंग का जो फेस था, बिकॉज कोई मेजर इंस्टीट्यूट ना होना, और आज भी ये सिचुएशन ऐसी है हमारे यहाँ पे कि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है रिलेटेड टू रिसर्च, उसका उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है इन द इंडस्ट्री ओवरऑल। तो वो कहीं ना कहीं एक सेटबैक रहता है कि डोंट हैव गुड ट्रेनर्स। तो जो सेल्फ लर्न लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया मार्केट में 8-10 साल, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे, बिकॉज टेक्निकल इज अ वेरी वास्ट फील्ड, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और हम बहुत एक नीश के बारे में हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट। तो नो डाउट एक अब एटलीस्ट मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरीके से अब पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ा है, तो नेक्स्ट फेज में हम ये देखेंगे कि जो रिसर्च एक्टिविटीज को लेकर लोग कितने और जागरूक होते हैं। बिकॉज जो वो एक होता है ना टिप बेस पे काम करना और उसके बेसिस पे कि भाई आपका पैसा डबल हो जाएगा, एटलीस्ट वो चीज धीरे धीरे जाते हुए मार्केट में लगती है मुझे। जब इस तरीके की चीजें शुरुआत होती है कि हाँ लोग थोड़ा सा अब सीखने की तरह हैं और क्वालिटी पे ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं। आई होप कि ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहे जी। और ये एक अच्छा ट्रेंड है और इस तरीके के लोग इसके झंडा बरदार होते हैं। लेकिन ये शायद ये इसका ओनर्स जो था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, वो बिजनेस मीडिया की भी थी। और वहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक कमजोरी रही है हमारे जैसे चैनल्स की भी, कि जिन्होंने शायद उस पढ़ाई को उतनी तवज्जो नहीं दी कि उस टेक्निकल्स पे बात कर रहे हैं, उसकी जगह हम कॉल्स पे कॉल्स जैसा बहुत सारे चैनल जो करते हैं। और वही एक हमारा एक मेजर उद्देश्य है फाउंडर इंडिया का, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे केवल आप ये ना समझें कि क्यों यहाँ पे मौका है पैसा कमाने का, ये भी मतलब सिर्फ ये ना समझें कि ये मौका है, उसको ये भी समझें कि क्यों मौका है, कैसे निकल रहा है, उसको कैसे, उसके पीछे का बेसिस क्या है, रैशनल क्या है। और उसके लिए हमें आपके जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो वो अच्छी चीज़ है। और आप जो बता रहे हैं कि एजुकेशन का अभाव है और ये टिप्स की गेम में पढ़ करके बहुत सारे लोग बहुत सारा नुकसान भी करते हैं। तो वो, और हम भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो चाहते हैं कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाए, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं कि चार्ट में कैसे 21 दिन में कौन सा शेयर बता रहा है कि पैसा डबल हो सकता है। तो आगे चलते हैं सर। सबसे पहले तो आज का बाजार कैसे देख रहे हैं आप? निफ्टी अभी क्या डर खत्म हो गया है या अभी बाकी है? देखिए लवली जी, जिस तरीके से मार्केट में सिचुएशन पैन आउट हुई है हाल फिलहाल में, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही कि जो ग्लोबल मार्केट से जो डिक्लाइन आया, कहीं ना कहीं वही एंटिसिपेट कर रहे थे कि एक बड़ा इवेंट होगा कि यूएस फेड किस तरीके से देखता है इन्फ्लेशन को। तो उन्होंने शेयर किए अपने कंसर्न्स कि भाई इन्फ्लेशन डेफिनेटली एक कंसर्न है। तो उसका रिएक्शन दिखा बाजार में इनिशियली, बट उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई, उनके बाजार में भी और हमारे बाजार में भी। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स अभी भी कंट्रोल में है। और अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो जब तक 15,400 के ऊपर है तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा मेजर कंसर्न है मार्केट को, व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव बायस ऐसा कुछ बिल्ड होते हुए। तो अभी तक प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नेगेटिव इंडिकेशन है बाजार में। पॉजिटिव क्या नहीं है, तो अगर आप बात करेंगे तो महीने की शुरुआत में थे करीब 1 तारीख को 15,500-600 के लेवल पे, और आज भी हमने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं किया है। तो ये एक कंसर्न जरूर हो सकता है पार्टिसिपेंट्स का कि भाई मार्केट बढ़ भी तो नहीं रहा है। तो डेफिनेटली बढ़ नहीं रहा है बट गिर नहीं रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और मार्केट रिकॉर्ड हाई पे होने के बाद दो तरीके से करेक्ट करता है, एक टाइम वाइज एक प्राइस वाइज। अभी मुझे लगता है कि हम टाइम वाइज करेक्शन कर रहे हैं और उसमें भी पॉजिटिव बायस मेंटेन रख रहे हैं, विच इज वेरी पॉजिटिव। बट हाँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कनेक्ट होते हुए कहा था कि यहाँ से आगे आने वाली जर्नी जो होगी वो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगी। बिकॉज नो डाउट मैं 16,000 के लेवल्स देख रहा हूँ मार्केट में आते हुए नियर टर्म में।
उसका सबसे बड़ा रीजन दो है कि एक मुझे लग रहा है कि बैंकिंग यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू कर रही है, वहां से पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा मूव आएगा। दूसरा, कल रिलायंस की एजीएम है, तो वहां से भी मुझे लग रहा है एंटिसिपेशन है कि रिलायंस में यहाँ से ट्रैक्शन आ सकता है। और टीसीएस का भी मतलब जो इंडेक्स मेजर में अगर बात करें तो मुझे लगता है सेलेक्टिव काउंटर्स होंगे जो कि यहाँ से हेल्प करेंगे इंडेक्स को 16,000 ले जाने में। बट 16,000 से 16,400 की जर्नी होगी, वो थोड़ा सा ग्रेजुअल होगी, थोड़ा सा उस केस में स्टॉक स्पेसिफिक और जो पार्टिसिपेशन थोड़ा सा और स्क्वीज होगा। तो इसके लिए बायस पॉजिटिव रखिए, बट स्टॉक सिलेक्शन ध्यान रखिए और ओवर लिवरेजिंग ना कीजिए। जो ओवरनाइट गैप डाउन गैप अप है वो चलते रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के इंडिकेशन पे वो होता है। तो आपका ओवरनाइट रिस्क वो मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरनाइट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको मैनेज करना, उसके रिस्क को। ये कह रहे हैं अजीत जी, फिर यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जब आप कह रहे हैं कि मुझे हो जाना चाहिए, तो उसमें कोई स्टॉक है जो आप सजेस्ट करेंगे जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली जिसको मैं देखूं और उसके अंदर में मेरे लिए कहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही हो? बिल्कुल, देखिए जो मैंने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है लीजिए, वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अभी ब्रिटानिया की मैं बात कर रहा हूँ, एफएमसीजी रिकॉर्ड हाई पर है और बहुत सारे काउंटर्स ऐसे हैं इसमें जहाँ पे कि अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, बट कुछ काउंटर ऐसे हैं जो कि अभी भी लगाड़ हैं। तो आईटीसी के अलावा मुझे लगता है कि एफएमसीजी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कि मेरे को अपना अच्छा लग रहा है। बट ब्रिटानिया में अगर आप एक खासियत देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में इसने अपने लोअर बैंड, एक बैंड में ट्रेड कर रहा है करीब 3350 3850 के ऑलमोस्ट। इस चीज को होते हुए मैं गलत नहीं हूं तो ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है, यस एक साल होने वाला है इस रेंज में इस स्टॉक को। अभी कुछ दिनों पहले इसने अपने लोअर बैंड को टेस्ट किया, वहां से रिकवरी आ रही है। सारे इंडिकेशन तो ये है कि रिकवरी कंटिन्यू करनी चाहिए। अभी मिडिल ऑफ द बैंड है, 3670 के अराउंड पे ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसको एक्यूमुलेट करिए, आप करंट लेवल्स पे बाय कीजिए। डिप मिलता है अगर 36 30 40 जोन में, वहां पे और ऐड कीजिए। टोटल का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 35 70 60 का, और ऊपर पे 38 50 के टारगेट्स के लिए आप उसको होल्ड करिए। 35 60 70 का स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या दे रहे हैं सर? 3850। 3850 के टारगेट्स के लिए, ठीक है। इसमें नजरिया कितना होगा सर? टाइम फ्रेम क्या देख सकते हैं? हाँ, इसमें देखिए मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन का एटलीस्ट आपको टाइम होराइजन रखना चाहिए। ठीक है, 8 से 10 दिन का टाइम होराइजन के साथ में ब्रिटानिया को बाय करके चला जा सकता है। 3560 का स्टॉप लॉस और 3850 तक के टारगेट्स के लिए ब्रिटानिया को खरीद सकते हैं। ठीक है, 3560 से 3570 के बीच का स्टॉप लॉस कह रहे हैं जी, तो उस हिसाब से वो आप अपने लेवल्स के हिसाब से देखते जाइएगा कि आप कहाँ पे बाय कर रहे हैं। सर पूरा अभी यहाँ पे बाय कर लेना है या 100 रुपए में से कितने अभी डाले जाएं और कितने अभी रोक के रखूं? देखिए मेरे हिसाब से पूरा भी कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा क्योंकि मार्केट में अभी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इंट्राडे डिप्स होते हैं, तो पॉसिबिलिटी है शायद एक डिप मिल जाए हमको दोबारा से करीब 3640 के अराउंड पे, तो वहां पे आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं 75 रुपए अभी यहाँ डाल रहा हूँ और 25 रुपए रोक के रख रहा हूँ, तो क्या ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बात करते करते ये अपने अब डे हाई पे भी आ गया है, तो ऐसा कोई चैलेंज मुझे दिखता नहीं है। जिस तरीके से अगर मार्केट थोड़ा सा डिफेंसिव या साइडवेज होगी तो एफएमसीजी में से ये नाम जरूर अच्छा करेगा। ठीक, इंटरेस्टिंग। तो एफएमसीजी से ये मेरिको के से पहले ब्रिटानिया देखना होगा, मेरिको देख सकते हैं। आईटीसी से दूर रहना ही है कुछ और रहा है अभी? बिल्कुल बिल्कुल आईटीसी से बिल्कुल दूर रहिए अनलेस आप एक इन्वेस्टर हैं। और इन्वेस्टर में भी मतलब अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं, अगर आप प्राइस एप्रिसिएशन की उम्मीद कर रहे हैं तो 2013 से, जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था, वही प्राइस है जो कि 2013 में था। तो अभी भी कोई एप्रिसिएशन मिला नहीं है प्राइस वाइज। तो ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन है जो कि आईटीसी के इन्वेस्टर को समझना चाहिए। तो इस चीज के हिसाब से केवल डिविडेंड के लिए अगर आप हैं तो यू कैन स्टिक विद दैट, अदरवाइज आपको निकल जाना चाहिए। ग्रेट। तो ये कह रहे हैं अजय जी ब्रिटानिया के अलावा कहीं कोई अपॉर्चुनिटी? अभी तक आप कंप्लीटली बुलिश हैं या छोटा छोटा सा बेरिश हो रहे हैं कहीं कहीं पे? नहीं, देखिए मैं बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हूँ। मैं अगर मार्केट को केवल एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए, कि मेरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बोलती है कि बायस पॉजिटिव है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को बहुत एग्रेसिव हो जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है कि मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है, कहीं ना कहीं ये भी पता है कि रिकॉर्ड हाई के टाइम पे भी फेलियर्स होते हैं ब्रेकआउट में। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि अभी क्या सिचुएशन है, तो ब्रेकआउट फेलियर्स की भी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं उतना एग्रेसिवली नहीं कर रहा हूँ। बट यस, मेरे सारे पोजीशन ज्यादातर अभी बाय साइड पे हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। ठीक है,
कोई एक ऐसी पोजीशन जो कि सेल साइड में हो? देखिए, मैंने अभी कुछ दिनों पहले रिकमेंड जरूर किया था कि कुछ स्टॉक्स जो मुझे नेगेटिव लग रहे हैं, उनमें से मैं लिस्ट को दोबारा शेयर करता हूं आपके साथ, कि जहां पे कि बंधन बैंक, आरबीएल बैंक और एमएनएम फाइनेंस। तो ये तीनों में से बंधन बैंक में तो देखिए न्यूज आया, उसके बाद वो काफी स्ट्रॉन्ग स्पर्ट हुआ, बट एमएनएम फाइनेंस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो जब तक कि 175 के लेवल्स, 70-75 का जोन जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, तब तक मुझे लगता नहीं है कि एमएनएम फाइनेंस में कोई मेजर तेजी आते हुए दिखेगी। तो एमएनएम फाइनेंस डेफिनेटली जब भी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, तो इसको जरूर देखिएगा, इसमें आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो उसमें महिंद्रा पे। सर, क्या आपका भी व्यू यही है कि जब इसमें जो करेक्शन आएगा मार्केट में, उसको बैंक्स लीड करेंगे और उसमें पीएसयू बैंक्स सबसे आगे होंगे? देखिए लवली जी, इनफैक्ट मेरा थोड़ा सा कंट्रेरियन व्यू है अभी के हिसाब से, बिकॉज मुझे लगता है कि बैंकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं हुई है, तो उसको और अंडर परफॉर्म करवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से मेटल्स दिक्कत करेंगे, क्योंकि वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रैली आई है और अभी तक कुछ खास करेक्शन देखने को भी नहीं मिला है। तो अगर जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आएगी वहां से आएगी। पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली, बट साथ ही साथ मैं एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा कि पीएसयू बैंक, इनफैक्ट मैंने भी बहुत एग्रेसिवली बोला है लोगों को कि प्लीज अवॉइड कीजिए एक्सेप्ट एसबीआई। बट पीएसयू बैंक्स इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, जो कि आज मैंने ट्विटर के माध्यम से शेयर भी किया है लोगों के साथ, कि वहां पे एक वीकली चार्ट पे पॉसिबिलिटी बन रही है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की, जो कि हो सकता है कि ट्रिगर करे यहाँ से और रिकवरी पीएसयू बैंक्स में। बट मेरा अभी भी व्यू फर्म है कि केवल एसबीआई के अलावा मैं किसी दूसरे पीएसयू बैंक्स को उतना ज्यादा रिलाय नहीं करता हूँ। तो अगर बैंकिंग में रिकवरी आएगी या फिर मार्केट स्टेबिलिटी रहेगी, तो हो सकता है पीएसयू बैंक शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म करें। बट आप केवल एसबीआई के साथ स्टिक करिए, बाकी दूसरे बैंक्स में नो डाउट 5-10% का मूव आ सकता है, बट सस्टेनेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। ठीक है सर, मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ जल्दी से। कुछ एक दर्शक हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि कुछ सवाल छूट जाएं। कुछ एक तो लाइव ले लें, बाकी हमने एक और तरीका निकाला है जिसमें हम बाद में भी दर्शकों के सवाल लेकर के और उसको भी जवाब देते हैं। सर, अनूप जी का एक सवाल है रूट मोबाइल पे, देख सकते हैं क्या? देखिए रूट मोबाइल, अनूप जी अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है स्टॉक को लिस्ट हुए, तो ज्यादा डेटा है नहीं मेरे पास। बट मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो अभी आप एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्शन हो नहीं रहा है, और 1800 के ऊपर जब तक डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता है तब तक मुझे लगता भी नहीं है कोई मूव आएगा। बट हाँ, बाय पॉजिटिव बना हुआ है, हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दिख जाए। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1800 के ऊपर बाय करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, और उस केस में आप जो प्रीवियस रिकॉर्ड हाई था करीब 1950 का, उन लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। और अगर आप तब भी होल्ड करना चाहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं 1800 के ब्रेकआउट के नहीं, मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो 1650 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और 1800 के ऊपर ही बट मूव आएगा, उससे पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं स्टॉक में। ये राय है रूट मोबाइल पे अनूप साहू जी आपके लिए। सर, एक अतुल जैन जी का सवाल है, विप्रो पे आपकी राय जानना चाहते हैं। आईटी सेक्टर पे भी उस पे अपना व्यू दे दीजिएगा, और विप्रो पे स्पेसिफिक। देखिए आईटी सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी जी, तो काफी अच्छा कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो शायद मेटल के साथ साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव आईटी काउंटर्स हैं जो कि परेशान कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। जिस तरीके से आज विप्रो में डिप आया है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि अगर आज क्लोज आ जाता है 542 के नीचे, जो कि करीब ज्यादा दूर नहीं है करंट लेवल से, करीब 1.5-2 पॉइंट, तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग और भी एक्सटेंड करे और इसमें नीचे की तरफ करीब 530-520 तक के लेवल्स में देखने को मिल जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि यहाँ पे आप अगर ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से हैं तो डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज या तो ये साइडवेज रहेगा या नीचे आएगा, ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम लग रहे हैं। तो बेटर है कि आप स्टॉप लॉस का भी वेट ना करें और करंट लेवल्स पे एग्जिट करें। ठीक है, ये राय है विप्रो पे अजीत जी की। अजीत जी, अमर राजा बैटरी आपने पिछली बार दिया था, और एक दर्शक हैं जो कि अभी फिर उस पर पूछना चाह रहे हैं, तो उस पर एक बार फिर से अब क्या स्टेटस है और क्या आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल, तो देखिए अमर राजा बैटरी में जब हमने बात की थी तो वहां से इसमें एक अपटिक जरूर आया, बट दोबारा से इसने अपना जो गेन्स थे वो लूज कर दिए हैं। मुझे जो दिख रहा है लवली जी कि ये नियर टर्म में शायद एक कंसोलिडेशन में ही रहेगा। बट एक चीज पॉजिटिव है कि अगर कोई मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इससे बेटर लेवल्स नहीं हो सकते अमर राजा बैटरी में। उसके मल्टीपल रीजंस है, क्योंकि मैं अगर उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो ये जो 710-720 का जोन है वो काफी मेजर सपोर्ट है। तो हो सकता है कि जितना भी लोग इसको एग्जिट करना चाहते हैं, उसका एग्जिट का एक वो बस केवल कंसोलिडेशन में वो एग्जिट करवा रहे हैं,
इस तरीके के सिचुएशन पैन आउट होते दिख रही है मुझे। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 का भी हो सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 2-3 महीना इसमें स्पेंड कर सकते हैं, डेफिनेटली यू शुड स्टिक टू दिस। अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एक बार जब इस बार बाउंस आएगा करीब 760 780 के बीच में, तो एक बार आप एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये राय है अमर राजा बैटरी पे। सर एक दो सवाल और ले लेता हूँ, फिर मुझे पता है कि आप समय का अभाव है। बस जल्दी से तुषार जी का एक सवाल है, एस्कॉर्ट्स पे अपना व्यू दे दीजिए सर। देखिए ऑटो में रिकवरी जरूर आई है अभी, खासतौर से लेड बाय मारुति, बट यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत चैलेंजेस हैं जो एस्कॉर्ट्स में और कुछ एक दूसरे ऑटो काउंटर्स में। तो मैं एस्कॉर्ट्स को कहूंगा कि आप दूर रहिए अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं है, बिकॉज मुझे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं 1200 से 1250 तक के जोन में। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, मेरे हिसाब से निकल जाइए, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा इसमें। और 1250 के ब्रेकआउट के ऊपर ही बाय कीजिएगा, या फिर दोबारा से आपको 1100 के अराउंड में मिलता है तब। इन बिटवीन मेरे हिसाब से होल्ड करना थोड़ा रिस्की होगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है दिनेश जी का, बायोकॉन पे 500 शेयर्स हैं इनके पास, शायद 405 रुपए के रेट, क्या करना तो चाहिए? दिनेश जी देखिए, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आई है फार्मा स्पेस में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने लिया है तो आपका ज्यादा बड़ा नुकसान है नहीं, करीब 5 रुपए नीचे आपकी बाइंग प्राइस से, तो एक बार को निकल जाइए। और फार्मा में अगर देखना है तो मैंने ल्यूपिन में मुझे मेरी रिकमेंडेशन भी दी है मैंने हाल फिलहाल में इसमें, कि यहाँ पे मुझे एक रिबाउंड दिख रहा है। तो ल्यूपिन में आप देख सकते हैं 1120 या 25 का मैंने शायद स्टॉप लॉस दिया है, और करीब 1225 1230 तक के टारगेट्स के लिए अभी के लिए, तो आप चाहें तो उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा लेकिन 1 मिनट मेरे को और चाहिए आपका। धीरज सिंह जी का सवाल है, हमारे दर्शक हैं और LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आपका व्यू चाहते हैं, तो बस एक ये दे दीजिए, उसके बाद फिर ये शो को यहीं समाप्त करेंगे। देखिए लवी जी, काफी शार्प डिक्लाइन आया है इसमें पोस्ट रिजल्ट्स, तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड हो जाएगा। तो नियर टर्म में तो मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं, बट हाँ डिक्लाइन भी कैप्ड है यहाँ पे। तो 460 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप पुरानी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। और देखिए मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं प्योर स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो प्लीज मत कीजिए ऐसा। स्पेशली ड्यूरिंग दी अर्निंग सीजन आप प्लीज नहीं कीजिए, कि मार्केट में कभी ना कभी तो दाम वापस आएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ट्रेडिंग के लिए घुसते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो प्लीज उस तरीके की सिचुएशन अच्छे शेयरों में भी आ सकती है, तो इस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए ना देखें। जब आप पोजीशन डाल रहे हैं उसी टाइम पे अपना स्टॉप लॉस भी दिमाग में रखें। आपको एक क्या होगा, जैसे आपका एक 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, बट आपके पास वो कैपिटल फ्री हो जाएगा और दूसरे किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की और ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। तो यहीं पे मेरी ये रिकमेंडेशन है कि काफी शार्प डिक्लाइन आया है इसमें, शायद फंस गए होंगे उसकी वजह से। तो 460 आपका स्टॉप लॉस अब रखिएगा। 480 ब्रेक करता है तो 500 तक के लेवल इस बार दोबारा देखने को मिलेंगे, तो वहां पे एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये राय रखने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और अपना भी व्यू रखने के लिए ओवरऑल मार्केट और बाकी चीज़ों पे भी, और स्ट्रेटेजी बताने के लिए कि इस समय बाजार में कैसे काम करना चाहिए और कितना खतरा है और कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारी चीज़ें हमारे साथ में शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।